राजीव जी, आप ये बताएं कि स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है, इसके साथ साथ अगर रिहैबिलिटेशन की बात की जाए तो क्या उसका रोल होता है और कब से तकरीबन शुरू हो आ जाती है ये? स्ट्रोक होने के बाद जितना जल्दी हो सके फिजियोथेरेपी शुरू करनी चाहिए। प्रेफरेबली डे 0, जिस दिन स्ट्रोक हुआ उसी दिन से ही फिजियोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। हमें यह समझना है कि फिजियोथेरेपी क्यों करनी है इन पेशेंट्स में। इसके दो मेन मुख्यतः हमारे लक्ष्य होते हैं। एक होता है प्रिवेंशन, कि कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रोक हुआ, कमजोरी आ गई, आवाज़ ख़राब हो गई, निगलना प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अभी इसके बाद भी और बहुत कुछ हो सकता है अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा। जैसे चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। अगर हमने उनकी पोजीशनिंग ठीक नहीं रखी, उनको जो फीड दिया जा रहा है, नली से दिया जा रहा है या मुंह से दिया जा रहा है, तो वो चांसेस होते हैं कि वो लंग्स में चला जाए, और लंग्स में गया तो हम उसे एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस कहते हैं, जिससे उनको आगे निमोनिया होने के बाद परेशानी बढ़ जाती है। दूसरा जो इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है, वेनस्टेसिस, मतलब खून का थक्का जम जाता है, क्योंकि जो हिस्सा नहीं चल रहा है वहाँ पे अगर ब्लड की पंपिंग नहीं होगी तो वहाँ पे डीवीटी या वेनस कंजेशन हो जाएगा। अगर वो थक्का किसी कारण से ऊपर चला जाए, लंग्स में चला जाए, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जिससे भी आगे जान जाने तक का खतरा रहता है। तीसरी जो प्रॉब्लम इनमें देखी जाती है वो है बेड सोर्स। अगर पेशेंट्स को 2 घंटे पे या 1 घंटे पे उनको पोजीशन चेंज नहीं किया जाए, और अगर पेशेंट हमारा एल्डरली है या बहुत ही कैचेक्सिक है, मतलब जो बहुत कमज़ोर है, स्किन बहुत हेल्दी नहीं है, तो उनमें बेड सोर बहुत जल्दी हो जाता है। तो रेगुलर लेवल पे टाइमिंग्स पे उनको टर्निंग कराना, उनकी पोजीशनिंग कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव जी, दो चीज़ें हैं। आपने कहा कि जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन से फिजियोथेरेपी शुरू हो जानी चाहिए, ये एक आइडियल सिचुएशन है जी। दूसरी तरफ ये भी होता है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि 6 महीने तक जितनी भी रिकवरी हो जाएगी वो 6 महीने में ही हाथ पांव अगर ठीक से चलने लगे तो ठीक, उसके बाद ज़्यादा होता नहीं है। कुछ लोग जो लेट हो जाते हैं उनको क्या लाभ होगा, थोड़ा सा बताइए। अरे, ये धारणा बहुत ही गलत है। ये जो कहना कि 6 महीने तक जो फ़ायदा होगा बस वही होगा, ऐसा बहुत सारे पेशेंट ये सोच के आते ही नहीं है आगे इलाज करने, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। शुरू के 6 महीने में बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा आने का टाइम 6 महीने होता है। जो हमारी आदतें हैं, जैसे उसके चलने का तरीका डिस्टर्ब हो गया, उसके हाथ में जो ताकत नहीं थी तो उससे काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जबकि जो रिकवरी है वो तो ताउम्र आती रहेगी जब तक वो फिजियोथेरेपी का इलाज करते रहेंगे। ऐसी भी पीछे बड़ी सारे शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जिसमें काफ़ी क्रॉनिक स्ट्रोक 10 साल 15 साल के बाद टेक्निक्स हैं हमारी, जैसे CIMT हैं, मोटर इमेजरी टेक्निक्स हैं, जिनको यूज़ करके देखा गया उन क्रॉनिक स्ट्रोक्स में बहुत अच्छी रिकवरी आती है। तो ये संदेशा जरूर देना चाहिए कि कभी भी ये सोच के घर ना बैठें कि रिकवरी नहीं आएगी, रिकवरी हमेशा आएगी। राजीव जी, ये जो आपने स्थिति बताई है जिसके अंदर बहुत सारी साइड बाय साइड कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, स्ट्रोक हुआ, कमजोरी आ गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। एज अ स्पेशलिस्ट आपके लिए कितना मुश्किल होता है पेशेंट को देखना और उसके आसपास जो उसके परिवार के लोग हैं उनको ये समझाना, क्योंकि अभी तक वो जो पेशेंट था वो नॉर्मल था, सभी क्रियाएं ठीक से कर रहा था, ये जो सडन ट्रॉमा या चेंज आया है उसकी जिंदगी में, कितना मुश्किल स्थिति आप इसे मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे अभी चर्चा हुई है कि भारत में स्ट्रोक इन यंग काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। यही परेशानी अगर 70 साल की उम्र में होती है, जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर वो अपने लायक हो जाते हैं, मतलब अपना रोज़मर्रा के काम करने लायक हुए तो ठीक है, लेकिन वही स्थिति जब 25-30 साल के या 40 साल के आदमी के ऊपर है, जिसके अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको अभी बहुत सारे अपना जीवन आगे चलाना है, उनके वो स्ट्रोक आ जाए तो एक तो मेडिकल एक्सपेंडिचर आज के समय बहुत महंगा है, जिसको अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट होता है एक आम आदमी के लिए। उसके बाद जो उसका रूटीन खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसे में फैमिली को ये कन्विंस करना कि ये रिकवरी हो जाएगी या आप रेगुलर ट्रीटमेंट कराइए, डिफ़िकल्ट होता है। मेरी OPD के अंदर अक्सर ऐसे यंग पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनको अचानक से स्ट्रोक हुआ, अभी उनकी नौकरी छूट गई है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, लेकिन उससे भी विषम स्थिति क्या है कि हमारी इंडियन फैमिलीज आर वेरी इमोशनल। दिस इज़ वेरी गुड भी एक तरह से कि पैम्परिंग हो जाती है। एक बार पेशेंट को हुआ तो उसको खाना भी खुद खिलाया जा रहा है, उसको
कुछ करने नहीं दिया जा रहा, जिससे क्या होता है कि जो उसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसा भी देखा गया, एक पेशेंट आया जो कि काफ़ी महीने से बेड पे ही लेटा हुआ है, उसकी रिकवरी भी आ गई है, ताकत भी आ गई है, अचानक से ओपीडी में आया, देखा पावर सब ठीक है, क्यों नहीं चलते हो, नहीं चल नहीं पाते। उन्हें थोड़ा सा कन्विंस किया, अरे ताकत ठीक है, आप खड़े होइए, उनको उठाया, खड़ा किया, खड़ा हो गया, वो चलने भी लगा। तो फैमिली भी हैरान और पेशेंट भी हैरान कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर देते हैं, जिससे कि कई बार परेशानी बढ़ जाती है। यानी ख्याल रखिए, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा ख्याल मत रखिए जिससे नुकसान होता है। शरद राठौर हैं बड़ौदा से टेलीफोन लाइन पर। शरद जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मैं 31 ईयर्स का हूँ और जी। मेरे को हायर एंड पे ब्लड प्रेशर रहता है, मतलब कभी भी नॉर्मल लिमिट में नहीं रहता। डॉक्टर कहते हैं आपका हायर एंड पे इट्स ऑलवेज 100 एंड 140 130, कम होता है तो इट गोज अप टू 100 130। और कभी कभार मेरी ना सिर में भी बहुत अजीब सीवियर पेन होता है। तो क्या इस एज में ब्रेन स्ट्रोक का कुछ सिग्निफिकेंस है, हो सकता है? हाइपरटेंशन की जो ये जो क्लासिफिकेशन में ये जो है कि वो कहते हैं 140 90 से कम पर 130 80 से ज़्यादा, ये जो है इसको प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। इनको अगर इनको तो रखना पड़ेगा कि फॉलोअप में रखनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल थोड़ा बदल दीजिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कर देना, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक शुरू कर देना, थोड़ा सॉल्ट कम कर दीजिए, आई थिंक ये सेटल हो जाएगा। नहीं हुआ तो कुछ मेडिसिन में शुरू करना ज़रूरी है। दिस इज़ अ प्री हाइपरटेंशन। जी, और इस समय हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ गए हैं। मंजू शर्मा जी हैं फोन लाइन पर, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मैम, मेरे फादर इन लॉ को पिछले साल स्ट्रोक हुआ था जी, और ये मोस्ट प्रॉब्ली हर साल विंटर में ही होता है। ओके। उनका बीपी भी बहुत हाई हो गया था जी, और उनके नाक से ब्लीडिंग भी आती है, मतलब मेनली जो भी प्रॉब्लम होती है विंटर में ज्यादा होती है। मैम, इसका कोई रीजन? विंटर्स में क्यों होता जो है? स्ट्रोक्स जो है, जो ये जो कह रहे सीजनल वेरिएशन एंड देयर समथिंग कॉल्ड डायूर्नल वेरिएशन आल्सो, जो कहते हैं कि वेक अप स्ट्रोक्स, जैसे वेक अप हार्ट अटैक्स, सो के उठने के बाद पता चलता है कि ये हाथ पैर नहीं चल रहा, अर्ली मॉर्निंग, ये देखा है कि 25% 1/4 स्ट्रोक्स जो है वेकअप स्ट्रोक्स होता है। और विंटर एंड समर के इसमें जो कहते हैं, विंटर में हालांकि हमको ज़्यादातर हेमरेजेस, खून की नली फटने वाली स्ट्रोक्स ज़्यादा हम एनकाउंटर करते हैं। क्यों होता है? हो सकता है उस पीरियड में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की ही स्थिति ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हाइपरटेंसिव ब्लीड्स ज़्यादा आता है। बट ये नहीं है कि खाली विंटर में ही होना है, बट ये जो सब टाइप स्ट्रोक वेराइटी समटाइम्स ये वेरिएशन में आ सकता है। जैसे समर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, उनमें हमारा वीनस स्ट्रोक्स, आर्टीरियल जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स ज़्यादा आता है। तो ये ऑब्जर्वेशन सही है, पर ये जो कह रहे हैं कि बार बार हो रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये क्यों बार बार होना है। बिकॉज एक बार हुआ तो हमारे प्रोग्राम यही होगा कि प्रोफिलैक्सिस दोबारा ना हो। तो ये प्रोफिलैक्टिक प्रोग्राम दिया है नहीं दिया है, ये उनको देखना पड़ेगा। जी, एक बहुत ही छोटा सा सवाल हम लेना चाहेंगे। विजय झावर हैं दिल्ली से, वो ये जानना चाहते हैं, इनके भाई को हार्ट अटैक हुआ था और अस्पताल में रहने के बाद उनकी याददाश्त चली गई है और वो परिवार में किसी को पहचानते नहीं है। क्या कारण हो सकता है और क्या करना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो हार्ट और ब्रेन, ये बहुत नज़दीक रिलेशनशिप है जी। ये देखा है कि जिसको हार्ट अटैक हुआ उनको ब्रेन अटैक भी हो सकता है, बहुत नज़दीक में, और एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी बन जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो तो उसमें आमतौर पे ग्लोबल हाइपोपर्फ्यूजन, मतलब ब्लड प्रेशर इतनी कम हो गया, ब्लड सप्लाई ब्रेन को ग्लोबली नहीं मिलता। जैसे कोई हार्ट फेल हो गया दोबारा आ गया, तो ये ग्लोबल मतलब एक नली ने सारा नलियों में जब खून की सप्लाई कुछ कम हुआ, ऑक्सीजन की कम हुआ, तो ये एक तरह के डैमेज हो सकता है, हाइपोक्सिक इस्केमिक डैमेज कहते हैं। उसमें भी ये जो पहचान नहीं पाना, थोड़ा सा पर्सनालिटी बिगड़ जाना, कॉग्निशन या मेमोरी कम होकर डिमेंशिया जो कहते हैं वो आना, ये हो सकता है। तो इनमें या वो प्रॉब्लम हुई होगी या एक तरह के स्ट्रोक भी हो सकता है। क्या ये रिवर्सिबल है? लॉट ऑफ देम कैन बी इम्प्रूव, बट अगेन ये जो राजीव ने भी बताया, डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ डैमेज। थोड़ा डैमेज यू गेट बैक, बड़ा डैमेज यू स्टिल गेट बैक, मे नॉट बी कंप्लीट। जी,